एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय जिनेंद्र 9th स्टेशन के चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। चैप्टर है हमारा सेल। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन तक पढ़ा था। अब उसके बाद एक एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी। यहाँ पे आप इमेज देख लीजिए, फिर मैं आपको इसको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे ऑनियन सेल्स की इमेज है, ये चीक सेल्स की इमेज है, ये जो है ये रोहियो लीफ सेल की इमेज शायद है, ये वाले कहीं तो। लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि इनमें से एक जो है ये प्लांट सेल की इमेज है और दूसरे एनिमल सेल के। तो दोस्तों देखिए, इसमें एक एक्टिविटी की इन्होंने, जिनमें इन्होंने 2 स्लाइड प्रिपेयर की, एक प्लांट सेल की स्लाइड और एक एनिमल सेल की स्लाइड। ठीक है, तो जो प्लांट सेल की स्लाइड थी, उन्होंने क्या किया, उसके अंदर मिथाइल सोल्यूशन डाला और उसको 20% शुगर सोल्यूशन में रख दिया। यानी कि ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल्स श्रिंक कर जाते हैं बिकॉज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में वाटर फ्लो करेगा। तो ये जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ घंटों बाद, तब उन्होंने देखा कि एनिमल सेल जो था और प्लांट सेल जो था, ये दोनों तो श्रिंक तो हुए थे, बट जो एनिमल सेल था वो ज़्यादा श्रिंक हुआ था और जो प्लांट सेल था वो इतना ज़्यादा श्रिंक नहीं हुआ था, और उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री थी वो तो इतनी ज़्यादा श्रिंक नहीं हुई थी। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व में यहाँ पे आपको दिया है कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे, हाँ, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट बाउंड्रीज ऑफ द प्लांट सेल रिमेन द सेम बट देयर इनर कंटेंट्स। तो ये ऐसा आखिर क्यों हुआ? तो दोस्तों इसका सिंपल सा रीज़न है सेल वॉल। तो दोस्तों हमने देखा कि एक जो सेल होता है उसके अंदर सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन दोस्तों जो प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल, उनके अंदर एक और कवरिंग होती है, एक्स्ट्रा कवरिंग, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। अब दोस्तों जो ये सेल वॉल होता है ना, ये सेल वॉल बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए। क्यों ज़रूरी होता है, आइए वो अभी हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आप अपने एनवायरनमेंट्स में भी नोटिस कर सकते हो कि जो भी प्लांट सेल होते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं बेसिकली, उनको जीना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपैरिजन टू एनिमल, बिकॉज प्लांट्स को विंड, वाटर, ये सब कंडीशंस को विथस्टैंड करना पड़ता है। तो उसके लिए उनको रिजिड बनना पड़ता है। अब वो रिजिड कैसे बनेंगे? तो इसलिए उनके जो सेल्स होते हैं ना, उनके जो सेल्स होते हैं, वो सेल वॉल जो होती है वो उस सेल को रिजिड पना देती है, मतलब उस सेल को जो है वो स्ट्रांग बनाती है। और इसलिए जो है हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, तब सेल वॉल की वजह से जो प्लांट सेल था वो मतलब इतना ज़्यादा श्रिंक नहीं हुआ। लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं उनको सेल वॉल नहीं होती, तो वो श्रिंक हो जाते हैं बहुत जल्दी से। लेकिन ये सही बात भी है, बिकॉज एनिमल सेल्स को सेल वॉल की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज हम खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बट प्लांट को सेल वॉल की ज़रूरत है। इसलिए जो है ये सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट ये जो सेल वॉल होती है परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब जैसे कि हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन में से कोई भी सब्सटेंस पास नहीं हो सकता, जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको सेल मेम्ब्रेन अंदर नहीं लेता है, बट जो सेल वॉल होती है वो सारे सब्सटेंसेस को अंदर ले लेती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल वॉल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो सेल वॉल होती है, जो सेल, अगर सेल वॉल नहीं हुई तो सेल अपना शेप इजीली चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब प्लांट सेल होता है तो उसे सेल वॉल उसके पास होना ज़रूरी है ताकि वो रिजिड बनी रहे। और इसमें प्राइमरीली जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। और आपको पता है दोस्तों, सेल्यूलोज जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो सेल्यूलोज होता है वो हम ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ कुछ स्पेशलाइज्ड एनिमल जैसे कि काउज वगैरह ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये शो कर रहा है बेसिकली कि बहुत ही हार्ड सब्सटेंस से जो है ये सेल वॉल बना है। अभी साथ ही साथ में फंगी और कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके पास भी सेल वॉल होती है रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो एनिमल हो गए, बट देखो मेजरली प्लांट सेल के अंदर होती है और मेजरली एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। बट कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं
जिनके अंदर पाई जाती है फॉर प्रोवाइडिंग रिजिडिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों सेल इंटीरियर अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। तो यहाँ पे आप 3 बहुत ही अच्छे डायग्राम्स आप देख सकते हो। एक जो बताया गया है, ये बताया गया आपको बैक्टीरिया सेल का, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है। वो मैं आपको बताऊंगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होते हैं। ये है प्लांट सेल का डायग्राम और ये बताया गया आपको एनिमल सेल का डायग्राम। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इनको हम एक समरी में देखेंगे। इसमें मैं आपको बता दूंगा कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर एक सेल के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, उसका बेसिक पार्ट सबसे पहले उसके अंदर एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ा होगा कि एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है। उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर हमने अभी अभी देखा कि सेल की आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एक और चीज़ हो गई सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी 7th क्लास में कि सेल के बीच में या प्लांट सेल के केस में थोड़ा बाजू में एक गोल सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो सेल के डीएनए, सेल के क्रोमोसोम्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं? बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अलावा ये तो बेसिक पार्ट्स हो गए सेल्स के, लेकिन उसके अलावा सेल के पास थोड़े और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसे हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो इन्हीं ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ने वाले। उससे पहले एक बार जल्दी से जान लेते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और एक ऐसा सेल जिसके अंदर अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें और भी कुछ डिफरेंस है, इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और यहाँ पे यू का मतलब होता है बेसिकली ट्रू। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस और यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस। तो इससे आपको पता चल रहा है कि यूकैरियोटिक सेल मतलब जिसमें अच्छा न्यूक्लियस है और प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिसमें प्रिमिटिव यानी कि न्यूक्लियस नहीं है। मतलब काइंड ऑफ नहीं है, बिकॉज उसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्चुअली न्यूक्लियस में ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में वैसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है इनके बीच में डिफरेंस। वो होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते और यूकैरियोटिक सेल में वो प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनके बाहर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, वो हम लेक्चर 3 में देखेंगे, लेकिन आप अभी के लिए इतना याद रख लो कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनके बाहर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस होती है। और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है वो होती है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल की साइज होती है 5 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक, 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक। तो दूसरी चीज़ होती है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूजुअली यूनिसेल्युलर होता है और जो यूकैरियोटिक सेल है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अभी कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। आज हम जो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानने वाले वो है न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस एंड लाइसोसोम्स। तो जल्दी से हम एक बार देख लेते हैं इन सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस जो होता है ना, इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, बिकॉज इसमें सारी एक्टिविटीज़ कैरी आउट होती है। इसके अंदर जो भी डीएनए होते हैं सेल का, जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं सेल के, वो सारे इसके एक सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। उसके बाहर डबल मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती है, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन और इसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन।
इनको मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। अब इसके बीच में एक और गोल सी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। अब ये जो न्यूक्लियोलस है ये किसको प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आगे जाके समझेंगे कि राइबोसोम्स आखिर होते क्या है। उसके बाद एक और चीज़ आप देख सकते हो, ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर सारे के सारे डीएनए और क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी किसी चाइल्ड का बर्थ होने वाला होता है तब ये न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसके अंदर सारी की सारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है सेल के बारे में वो सब जो है प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से न्यूक्लियस हो गया। इसका मैं आपको बुक में डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पूरा न्यूक्लियस हो गया। बीच में आप देख सकते हो न्यूक्लियोलस और यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स और वहाँ पे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मटेरियल मतलब क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल मतलब कि जो भी आपका डीएनए होता है ना, डीएनए होता है वो एक पर्टिकुलर चीज़ स्ट्रक्चर्ड होता है, बट जब वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जब उसका कुछ काम नहीं रहता तब वो ऐसे न्यूक्लियस में स्प्रेड हो जाता है विदाउट अ स्ट्रक्चर, तो उसे हम क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आती है तब वो क्रोमैटिन मटेरियल अपने आप को क्या कर लेता है, ऑर्गेनाइज कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे दिया भी हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका न्यूक्लियस नहीं होता। तो आप बोलोगे कि जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तब इनके क्रोमोसोम्स या डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोइड में। न्यूक्लियोइड मतलब उनका सेंट्रल पार्ट होता है, वहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एक मिनट, इस डायग्राम में आप देख सकते हो बीच में आपको न्यूक्लियोइड दिखेगा, तो ये क्रोमैटिन मटेरियल है जो कि बिना न्यूक्लियस के प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल हो गया, और इसके बीच के का हमने डिफरेंस भी देख लिया। अब राइबोसोम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया जो न्यूक्लियोलस है ये राइबोसोम्स को भी प्रोड्यूस करता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे गोल गोल नन्हे मुन्ने स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या फिर कभी कभी न्यूक्लियस के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोटीन्स जो है सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये मैं आपको बताना शायद भूल गया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन एंड लिपिड से बना होता है। हमने फ्लूइड मोसाइक मॉडल में देखा था ना, उसमें एक और चीज़ ऐड कर लो कि वो प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना होता है। तो जो प्रोटीन्स है वो कौन प्रोड्यूस करेगा, राइबोसोम्स प्रोड्यूस करेगा। तो और प्रोटीन्स तो दूसरी चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मुझे ये नहीं मालूम कि इसके अंदर का प्रोटीन राइबोसोम का है, बट इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। दोस्तों अभी बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नीचे आपको कुछ पिंक पिंक सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। जैसे बड़ा ऑर्गेनल है ये थोड़ा सा, तो ये जो है इसे हम कहते हैं ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेल के अंदर, बिकॉज ये काम करता है मैन्युफैक्चरिंग का। क्या काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, आप फैक्ट्रीज में जाओगे वहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है ना, उसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग का ये काम करता है। किस चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, तो ये लिपिड्स यानी कि जो फैट्स है हमारे, और प्रोटीन्स, ये दोनों चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। साथ ही साथ इसका एक और काम होता है, इसके अंदर जो बेसिकली चीज़ें होती हैं वो उसको ट्रांसपोर्ट भी करने का काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत ही बड़ा एक ऑर्गेनल होता है जो कि नेटवर्क की तरह साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में और प्रोडक्शन में काम करता है। अब इसके दो प्रकार होते हैं ER के। क्या क्या प्रकार होते हैं, एक होता है RER और दूसरा होता है SER। जो RER होता है इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो SER होता है उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अगर आप उसको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो तो आपको वो रफ नज़र आएगा। रीज़न बीइंग क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। वही अगर हम बात करें SER की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे स्मूथ दिखता है और ये फैट्स हार्मोन्स के स्टोरेज में मदद करता है।
ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो RER जो है वो हमारा ग्लैंड सेल्स यानी कि पैनक्रियाटिक सेल्स के इसमें भी मदद करता है प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन सिक्रीशन में। और SCR के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे क्या लगता है, नॉर्मल लगता है, कुछ उसमें रफ चीज़ें नहीं दिखती। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्गी एपेरेटस एंड लाइजोसोम्स के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो गोल्गी एपेरेटस क्या होता है, आप एक सेल के अंदर देखोगे तो आपको दिखेगा एक फ्लैटन्ड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर। कुछ इस प्रकार से ऐसे फ्लैट होते हैं और सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली करते हैं पैकेजिंग का काम एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम। पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और एक और इनका काम होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या करते हैं, जो भी चीज़ें, जो भी प्रोटीन्स वगैरह, जो भी प्रोटीन्स, ठीक है, जो भी लिपिड्स, ठीक है, जो भी प्रोटीन्स वगैरह, जो भी लिपिड्स वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, वो उन प्रोटीन्स और लिपिड को अच्छी तरीके से क्या कर लेते हैं, पैकेज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे गुड्स को हम पैकेज करते हैं ना, वैसे गोल्गी एपेरेटस भी पैकेज कर लेते हैं। और फिर ये जो ब्लड वेसिकल्स होती है ना, सेल के अंदर जो ब्लड वेसिकल्स होती है ना, उसके अंदर इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर सेल को चाहिए वो, तो वो उसे यूज़ कर पाए। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये करते हैं वो ये है कि ये लाइजोसोम के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। गोल्गी एपेरेटस किसमें मदद करते हैं, लाइजोसोम्स की प्रोडक्शन में। तो अभी हम जानते हैं कि लाइजोसोम्स आखिर क्या होते हैं। दोस्तों लाइजोसोम्स जो हैं, लाइजोसोम्स जो है ये बेसिकली एक ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिन्हें हम सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, वो वेस्ट मटेरियल को और वॉर्न आउट मटेरियल को, ठीक है, वॉर्न आउट स्लैश में लिख देता हूँ, वेस्ट मटेरियल, वॉर्न आउट या फिर वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल कर देते हैं सेल के अंदर से। क्या कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ करते हैं कि मान लो कि अगर जो सेल है उसमें कोई डैमेज हो गया, तो इसके अंदर लाइजोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बहुत रैपिडली सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी पूरा सेल ही बर्स्ट हो जाता है। तो इसलिए लाइजोसोम्स को हम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे लगते हैं, मुझे भी ऐसा कन्फ्यूजन हुआ था कि लाइजोसोम्स जो है वो फॉरेन एजेंट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। फॉरेन एजेंट्स को डाइजेस्ट नहीं करते, वो सिर्फ अनवांटेड मटेरियल जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है उसको क्या कर लेते हैं, निकाल देते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे दी हुई है, वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं अनवांटेड प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, और साथ ही साथ वो क्या डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द सेल को भी ये क्या कर लेते हैं, ब्रेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। और जहाँ पे वो सेलुलर प्रोसेस से क्या हो जाते हैं, रीयूज़ भी हम उसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद है तो हमारे चैनल पे और भी ऐसे लेक्चर्स आने वाले हैं, आप वो देख सकते हो। ऑलरेडी अपलोड भी किए हुए हैं कुछ लेक्चर्स। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।